देखो बच्चा पार्टी, हम लोगों ने मेरे ख्याल से कर्व 4.3 कंप्लीट कर दिया था। रिमेनिंग कोई तो भी 2 एग्जांपल्स थे। वो 2 एग्जांपल मैं आपको बता दूंगा, लेकिन जब सारे बच्चे रहेंगे तब। ठीक है, क्योंकि कैसा है, वो जरा इंपॉर्टेंट हिस्सा है, उसमें से एक सवाल आता ही आता है ना। तो चलो हम लोग आज आज से स्टार्ट कर रहे हैं 4.4। 4.4 की मैं डायरेक्ट शुरुआत कर रहा हूँ। उसके रिगार्डिंग सारे बेसिक हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिए। आपको ऐसा लगता होगा कि मैं आजकल डायरेक्ट एक्सरसाइज पे क्यों आ रहा, है ना। देखो उसके रिगार्डिंग जो प्रॉपर्टीज है, कैसे प्रूव किए क्या नहीं किए, इसके लिए हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही वक्त दे दिए थे, बराबर है। तो कहीं ना कहीं उसी का बस इम्प्लीमेंटेशन है। चाहे थर्ड एक्सरसाइज में बोलो या फोर्थ एक्सरसाइज में बोलो या जो सामने आने वाला एक्सरसाइज है, उसमें सारा का सारा खेल इम्प्लीमेंटेशन का। जो चीज आपने सीखा है, किस बुनियाद पे आप उसका यूज करते हो, वो सारा का सारा खेल है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.4 में अगर सपोज आपको बताना चाहूँ, तो वो स्टार्ट करने से पहले बस इतना बता दूं, मेरा नाम है राज। आप सभी तमाम बच्चों का मैं वेलकम करना चाहूंगा मेरे यूट्यूब के परिवार में, जिसका नाम है कीप गोइंग बाय राज। चलो बच्चा, बिना वक्त बर्बाद करे इस सफर को हम लोग शुरुआत करते हैं। कोई नए बच्चे अगर सपोज हमें देख रहे होंगे, तो हमारे चैनल को बस आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखो बच्चा, शुरुआत करते हैं पहले एग्जाम्पल से। देखिए पहला एग्जाम्पल क्या है कि फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द फॉलोइंग। क्या कि x/7 इक्वल्स टू y/3 इक्वल्स टू 3x प्लस 5y डिवाइड बाय डब्बा है इक्वल्स टू 7x माइनस 9y डिवाइड में क्या है, डब्बा है। कोई ये बात क्लियर हुई सभी को? अब ये आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे रे इसको रे? क्या लग रहा है आपको कैसे सॉल्व किया जाए इसको? अभी देखो 3/7 इक्वल्स टू y/3 है। x के साथ 3 है, y के साथ 5 है। देखो ये जो अपनी एक्सरसाइज है ना बड़ा, ओवरऑल किसी चीज के ऊपर बेस होंगी तो इक्वल रेशो का जो थ्योरम है ना, उसके ऊपर बेस्ड है। अब इक्वल रेशो का थ्योरम मतलब क्या कि भाई अगर सपोज x/7 इक्वल्स टू y/3 है, और ये अगर सपोज इक्वल है, दोनों इक्वल है, ठीक है। अब कुछ तो भी होगा, कुछ भी। अब इक्वल है मतलब कुछ भी मान सकते हो, एक भी हो सकता, दो भी हो सकता, तीन भी हो सकता, चार भी हो सकता है, लेकिन जनरली एक मानना। कितना मानना? एक मानना। तो मुझे एक बात बता, तो x/7 इक्वल्स टू 1 होगा तो x की वैल्यू कितनी होगी? y/3 की वैल्यू अगर सपोज इक्वल है ना दोनों, कुछ भी एक कर लो, उसमें क्या है, तो y की वैल्यू क्या होगी? क्लियर है? समझ रहे हो बातों को? तो इस बुनियाद पे x की वैल्यू आपको पता चल गई 7, y की वैल्यू पता चल गई आपको 3, ड्यू टू कौन सा रेशो? ड्यू टू इक्वल रेशो थ्योरम। ये याद रहेगा। तो इसके बुनियाद पे आप बस इसमें वैल्यू पुट करो। 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या रहेगी बताओ? अभी निकाले हमने 3 इंटू क्या, 3 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 3, तो ये क्या हो जाएगा? एक मिनट, हाँ एक मिनट, इसको मिटा देता मैं। हाँ तो चलो बताओ, 3x प्लस 5y डिवाइडेड बाय 3 7 जा 21 प्लस 15, इधर में 3x प्लस 5y, 5 और 1 6, 2 और 1 3 इक्वल्स टू क्या होगा बड़ा? 7x माइनस 9y डिवाइडेड बाय डिब्बे में क्या होगा बताओ? अरे डिब्बे में क्या रहेगा? 7 इंटू 7। एक्स की वैल्यू जो निकली इधर भी वही रहेगी, इधर भी वही रहेगी, क्योंकि ये भी तो इक्वल है ना, इक्वल रेशो थ्योरम। माइनस 9 इंटू क्या, y की वैल्यू 3। तो बताओ मेरे को अभी नीचे क्या, 7 7 जा 49 माइनस 9 3 जा 27। चल 7x माइनस 9y जैसे के वैसे। अब 9 से 7 गया 2, 4 से 2 गया 2, ये आपका आंसर। कोई शक? देखो इस बच्चे के दिमाग में आया कि सर इतना तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, बस ये x और y की वैल्यू हम आपने कैसे फाइंड आउट की? तो इसके पीछे का जस्ट अभी मैंने लाजुक बताया आप लोगों को, क्या कि भाई x/7 जो आपको गिवन है ना, y/3, ये दोनों इक्वल है, इक्वल है। देयरफॉर बाय इक्वल रेशो थ्योरम, इक्वल रेशो थ्योरम क्या होगा बाय इक्वल रेशो थ्योरम के हिसाब से? भाई दोनों के दोनों इक्वली है ना, मतलब 1 के साथ इक्वेट कर दो, 2 के साथ भी कर सकते हो, 3 के साथ भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन केवल इक्वल रेशो थ्योरम के हिसाब से हमेशा याद रखना कि 1 के साथ कभी भी कंपेयर करने की कोशिश करो, कि वो तो इक्वल ही है ना, इसलिए। तो अब देयरफॉर x/7 इक्वल्स टू कितना हुआ है, तो x की वैल्यू ये 7 डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीपल में, तो 1 7 जा कितना
ये 7 इधर आया ना, तो फिर x y बाय क्या है वो 3 इक्वल्स टू 1, तो y की वैल्यू कितना होगा 1 इंटू 3, मतलब y की वैल्यू कितनी 3। बस ऐसे आप x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। सेम वैसा ही दूसरा एग्जाम्पल है बड़ा, आप देखो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, सेम वैसा ही है उसी का दूसरा एग्जाम्पल। अगर a बाय बी इक्वल्स टू b बाय 4, अरे सत्यानाश, इक्वल्स टू c बाय 7, तो वो कहना क्या है उसका कि भाऊ मेरे को क्या बता बोल रहा है वो, a माइनस टू बी प्लस 3c डिवाइडेड बाय, यहां पे डब्बा रखा है बड़ा उसने, क्या रहेगा करके, इक्वल्स टू ऊपर में डब्बा, अब थोड़ा सा देखो ट्विस्ट कर दिया उसने, डिवाइडेड बाय 6 माइनस 8 प्लस 14। चलो एक एक को सॉल्व करते हैं इक्वल रेशियो थ्योरम के हिसाब से। अगर सपोज आप देखोगे, डायरेक्ट बोलना, अभी इसके पहले तो मैंने पूरा समझा के बताया, अब उतना पूरा का पूरा लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं है बड़ा, ये चीज समझ जाओ, ठीक है। तो बाय क्या बोलोगे, बाय यूजिंग इक्वल रेशियो थ्योरम। क्या होगा इक्वल रेशियो थ्योरम के हिसाब से, हाँ, अरे ए अपॉन 3 आएगा, सॉरी सॉरी, इथं मी बी लिहिलं का, इथं आहे तुमच्याकडे ए अपॉन 3, ओके। तो चलो ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3, बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4, और सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7। क्लियर हुआ बच्चा ये बात, है ना, इक्वल रेशियो थ्योरम के बुनियाद पे, है ना, डायरेक्टली नहीं। अब ऐसे लिखोगे, इतना भी लिखोगे तो भी चलता, हालांकि हर एक बार अपने को 1 के साथ इक्वेट करके दिखाना ही है, ये मत समझिएगा कि हमेशा मुझे वैसा ही दिखाना है। क्लियर है, तो चलो अब सॉल्व करते हैं बच्चा, उसको कोई बड़ी बात नहीं है। चलो इसके बुनियाद पे a माइनस टू बी प्लस 3c, तो नीचे में क्या रहेगा, a के जगह पे जो a की वैल्यू है वो लिख दो भाई, लिख दिया सर। अब b के जगह पे क्या रहेगा, 3 के जगह पे क्या, c के जगह पे क्या रहेगा 7, तो बचा क्या a माइनस टू बी प्लस 3c डिवाइडेड बाय 3 जैसे कि वैसे 2 4 जा 8, 3 7 जा 21, तो ये आपका आंसर क्या रहेगा, a माइनस टू बी प्लस 3c डिवाइडेड बाय क्या, 3 से 8 गया, -5, और 21 से 5 गया, 21 से 5 गया, -16 या +16, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पे डब्बे में जो आने वाला है वो क्लियर हुआ, यहाँ पे जो डब्बे में आएगा ना बच्चा, ये डिब्बे में, वो आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है, अच्छा अब इसके नीचे वाले को देख के आपको ये पता करना है, ध्यान दे कि ऊपर में क्या हो सकता है, नीचे वाले को देख के हमें पता करना है कि ऊपर में क्या होगा करके। क्लियर है बात, मैंने क्या बोला, ठीक है। अब नीचे वाला क्या है देखो, थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा इसमें, क्योंकि ए तो फिक्स है, बी भी फिक्स है, और सी भी फिक्स है, तो ध्यान दो, हाँ, नीचे में कौन कैसे बना, ये मैं फरियाद बता रहा आप लोगों को, बाकी कुछ समझ रहे बात को, नीचे में कौन कैसे बना ये सिर्फ मैं बता रहा, ठीक है। अब मुझे एक बात बता, ये बात की बात है 6 8 और 14, लेकिन इसके पहले ए बी और सी के फॉर्मेट में जरूर होगा, मान रहे हो ना बात को, ए बी और सी के फॉर्मेट में जरूर होगा। तो मुझे एक बात बता, 6 8 और 14, इसमें पहला ए जरूर होगा, मानते हो, मान रहे हो बात को, उसके बाद माइनस है तो माइनस होगा, इधर बी होगा, और इधर में प्लस है तो प्लस, और ये सी जरूर होगा। क्लियर है, ठीक है। अब उसमें से भी देखो, हाँ, एक चीज पकड़ लो बड़ा, उसमें से भी एक चीज समझ लीजिएगा, किस बुनियाद पे, ध्यान दो कि भाई नीचे में 6 है, 8 है और 14 है, तो इसको मैं अभी सॉल्व कैसे करूं। ए का मेरे पास ए तो 100% है, देखो समझ, देखो अंडरस्टैंडिंग लॉजिक देखो, ए मतलब क्या होता है 3, भाऊ ए का ए के बुनियाद पे ए तो 3 है, लेकिन उस 3 का इस्तेमाल करके मैंने किसके साथ क्या किया होगा जो नीचे में 6 आया होगा 2, मतलब अगर ए तो फिक्स आहे ना बाळा, ए म्हणजे 3 तर आहे, म्हणजे त्याच्याकडे काय अजून एक्स्ट्रा असेल, तर 2 एक्स्ट्रा असेल, म्हणजे तो काय झाला 2a, काही डाऊट, कारण की वरचं काढायचं आहे बरं आता, हा मी बघा, मी असा विचार करा की खालून वरती जातोय, वरतून खाली नाही, क्लियर आहे, तर चल बघ आता एचं मिळालं तुम्हाला जे पाहिजे होतं, मायनस, आता बी ऑलरेडी तुमच्याकडे किती आहे 4, तर बीच्या खाली 8 केव्हा झाला असेल, जेव्हा 4च्या मी कोणासोबत तरी गुणाकार केलं असेल, तर बी ऑलरेडी 4 आहे, तर 4चा गुणाकार मी कोणासोबत केलं असेल 2, म्हणजे तो वरती का असेल 2b असेल। क्लियर आहे लॉजिक, प्लस
अब सी मतलब काय 7 पुन्हा बघ रे या 7च्या सी चा 14 केव्हा झाला असेल जेव्हा सी हा 2 सोबत गुणाकार असेल म्हणजे काय 2c तर बस हाच तुम्हाला विचारलं होतं तर इथं लिहायचं 2a माइनस 2b और प्लस 2c कोई डाउट क्लियर इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा बड़ा कि किस बुनियाद पे आप इन तमाम चीजों को कंटिन्यू करोगे करके ओके तो चलो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मैं अगर सपोज जाऊं ये सेम इक्वल रेशियो थ्योरम के हिसाब से ही फॉलो अप रहेगा सेकंड एग्जांपल बताना चाहूंगा इफ 5m minus n equals to 3m plus 4n then find the value of following expression तो अलग अलग वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है जिसमें से पहला है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय बड़ा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर समझ रहे हो बातों को अब एक चीज इसमें ध्यान दीजिए अब हालांकि जैसे कि मैंने पहले ही आप लोगों को बताया है कि ये सारा खेल इक्वल रेशियो थ्योरम के हिसाब से फॉलो अप जरूर होगा समझ रहे हो बातों को किस रेशम बोल रहा हूं किस थ्योरम के हिसाब से इक्वल रेशियो थ्योरम के हिसाब से अब मुझे एक बस इतना बता दो क्या चीज कि इक्वल रेशियो थ्योरम के हिसाब से प्रोसीड करने के लिए क्या मुझे एक स्पेसिफिक डिनोमिनेटर की भी जरूरत पड़ेगी वो यहां पे दिख रहा है नहीं दिख रहा एक पर्टिकुलर किसी ना किसी इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी क्या वो दिख रहा है नहीं दिख रहा है जैसे एम स्क्वायर और वो एन स्क्वायर है क्या मुझे एम की वैल्यू या एन की वैल्यू ऐसे कुछ स्पेसिफिक दिख रही है नहीं दिख रही है तो भाई वो दिख नहीं रही है तो फिर लाने की कोशिश करो ये चीजें ध्यान देना कि जो चीज आपको बनानी है किससे आप बना रहे हो क्या वो आपको मदद कर रहा है कि नहीं कर रहा है और अगर नहीं कर रहा है तो उसको कुछ ना कुछ तो भी मदद करने लायक बना दो समझ रहे हो समझ रहे हो तो देखो बच्चा कैसे बनाओगे इस पे फोकस करो अब इफ पे फोकस करना तो 5m माइनस एन इक्वल्स टू 3m प्लस 4n क्लियर है एम एम के तरफ लेके चले जाता हूं एन एन के तरफ मणिपुरी मणिपुरी नागपुरी नागपुरी सोबत सोबत ठीक आहे चला आण मग मणिपुरी आण इकडे आणलास तर -3m आणि तो तिकडे गेला बाळा n तब +4n कोई डाउट है यहां तक किसी को तो पूछ सकता है अच्छा n है क्या सॉरी सॉरी ये सिर्फ n है कोई डाउट बाळा यहां तक अब मुझे एक बात बताओ 5 से 3 गया 2m 4n प्लस n किती असते 5n यहां तक क्लियर है बात यहां तक सभी को क्लियर है अब मुझे बस इतना बता दो m ऊपर है और n नीचे है ध्यान दो ना यहाँ पे m ऊपर है और वैसे देखा जाए तो n भी ऊपर ही है लेकिन शुरुआत में जैसे देख रहे हो आप तो m ऊपर है शुरुआत m से हो रही है इसका मतलब m ऊपर रहना चाहिए मैं अगर सपोज कंपोनेंट डिविडेंड प्रॉपर्टी लगाने की इसमें कोशिश करूं भी ठीक है तो भाई m स्क्वायर ऊपर रहना चाहिए तब जाके तो आप इसमें कंपोनेंट प्रॉपर्टी डिविडेंड प्रॉपर्टी लगाओगे ये कहीं ना कहीं पहले ही सोचो जैसे इसके पहले के एग्जांपल में हम लोगों ने वही किया था हमको a बाय बी की वैल्यू या x बाय वाई की वैल्यू या m बाय n की वैल्यू गिवन रहती थी याद है इसके पहले के एग्जांपल में फिर हम उसको जज करते थे तो भाई डिनोमिनेटर की चीज ऊपर जाती है कंपोनेंडो या डिविडेंडो जो भी बोलते हो बराबर है तो यहाँ पे समझ में ही आ रहा है कि भाई डिविडेंडो में मतलब नीचे डिनोमिनेटर में n स्क्वायर मतलब n रहा होगा तो ही जाके तो वो ऊपर गया होगा ना इसका मतलब पहला कौन है m स्क्वायर इससे ये तय कर लेना ठीक है ध्यान दे इससे आपने ये तय कर लिया कि भाई डिनोमिनेटर में n रहेगा तो n को नीचे फेंक दो ना क्या हो जाएगा m जैसे के वैसे n नीचे आया तो भाई 5 इधर ही रहने दो ये 2 इधर आएगा तो डिवाइड में चले जाएगा बस जसीची लंका तसीच झाली क्लियर हुई क्या बात ठीक है ये बात क्लियर हुई सभी को मतलब आपको m और n की वैल्यू पता चल गई ना रे जैसे तो ही तो आप ये इसका कुछ ना कुछ तो यूज कर पाओगे नहीं तो है वही कर लोगे क्या बताओ बरा पॉसिबल है क्या है नहीं कर पाओगे ना सेम चीज तो अब देखा जाए तो आपका आंसर मिल गया है लेकिन फिर भी इसको कहीं ना कहीं हमको प्रोसीड करना पड़ेगा अब किस भी यहाँ पे करना पड़ेगा ये चीज समझ जाओ कि भाऊ देखो मैं क्या करूंगा m इक्वल्स टू 5 और n इक्वल्स टू 2 यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है ठीक है इसमें और एक पेंथरा याद रखना m डिवाइडेड बाय 5 इक्वल रेशियो के हिसाब से हाँ और
n डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है? ये नीचे, ये इसके नीचे, कोई डाउट? कोई डाउट? समझ रहे हो बात को? मतलब ये एक पेंथरा याद रखना, मैं बाद में इसका यूज बताऊंगा एक्स्ट्रा मेथड के हिसाब से, अगर एक्स्ट्रा बताना है तो। ठीक है, अब ये आपको गिवन हो गया, इसके बिहाफ पे ये निकालना है। तो m बाय n बेचारा खाली पीली है, यहाँ पे m स्क्वायर दिख रहा है और n स्क्वायर दिख रहा है रे। तो मुझे एक बात बताओ, m के डोक्सी पे स्क्वायर लाने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा? स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो क्या होगा वो? m स्क्वायर बाय n स्क्वायर, इधर भी क्या होगा? 5 का स्क्वायर मतलब 25, 2 का स्क्वायर मतलब 4। कोई शक हो तो पूछ सकते हो मुझे आप लोग। अभी सामने अगर बढ़ू मैं, तो मुझे ये पता चल गया, मुझे अगर m स्क्वायर बाय n स्क्वायर का अगर ये लाना है, तो मुझे कंपोनेंट और डिविडेंडो प्रॉपर्टी जरूर यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि ऊपर में प्लस है, नीचे में माइनस है। दैट्स द रीजन। उसको लाने के लिए एक ही वकील काफी है, जो कि कौन है? by using componendo and dividendo प्रॉपर्टी। समझ रहे हो बात को? तो चलो बड़ा, क्या होगा फिर? m स्क्वायर ऊपर गया वो तो प्लस n स्क्वायर, नीचे में m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। तो 25 प्लस 4 और 25 माइनस 4, तो 25 प्लस 4 मतलब 29 हो जाता है। 25 में से 4 गया, 21 हो गया। तो ये आपका आंसर अपने आप, जो चाहिए था आपको वो तो मिल ही गया। अरे क्लियर है बच्चा? पक्का? इसमें और एक मेथड याद रखिए, जैसे इक्वल रेशियो थ्योरम के हिसाब से इसके पहले हम लोगों ने क्या किया था, वही डायरेक्ट वैल्यू पता चल गई ना, दिमाग खराब, वैल्यू पुट कर दो, खत्म कर दो। अब इसमें थोड़ा सा एक दिक्कत ये रहेगी कि देखो m बाय n, इसमें तो रेशो बनाना पड़ा, अब ये मेरे को रेशो नहीं बनाना पड़ेगा। अब डायरेक्टली देखो, मैंने आपको बोला था मैं निकाल के रखता हूं, बाद में बताऊंगा। अब ये सब भूल जाओ, ये सब भूल जाओ। अभी क्या याद रखो, यहां तक आप पहुंचे थे 2m इक्वल्स टू 5n तक पहुंचे थे। तो भाऊ m के नीचे कौन रहेगा? ये ना, और n के नीचे क्या रहेगा? 2। क्रॉस में अगर सपोज देखोगे आप तो क्लियर है। तो ये क्या, कौन सा थ्योरम? बाय इक्वल रेशो थ्योरम। अभी आप इक्वल रेशो थ्योरम भी लगा सकते हो, कंपोनेंट और डिविडेंड प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो। कंपोनेंट और डिविडेंड प्रॉपर्टी के साथ खेल के करना है तो ये करो, नहीं तो फिर ये तो जिंदाबाद है। तो चलो, आपको उसने पूछा क्या था रे? m स्क्वायर की वैल्यू बताओ। तो इससे हमें पता क्या चला? इक्वल रेशियो थ्योरम के हिसाब से पता क्या चला कि m की वैल्यू 5 है एंड n की वैल्यू 2 है, इक्वल रेशियो थ्योरम के हिसाब से। तो भाऊ इसमें पुट करो ना, सिर्फ m स्क्वायर प्लस n चा स्क्वायर डिवाइडेड बाय m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, यही पूछा था। वैल्यू पुट कर लो, सन्ने पिकअप। m की वैल्यू 5 चा स्क्वायर, n की वैल्यू 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 25 प्लस 4 और 25 माइनस 4 मतलब 29 बाय 21। ये भी आपका आंसर वही है, ये भी वही है। मर्जी आपकी है, इस बुनियाद पे इसे आप कंटिन्यू करना चाहते हो। मैंने दोनों वे बता दिए, समझ रहे हो? हालांकि ये इसलिए बताया क्योंकि इसमें इक्वल रेशियो थ्योरम है ना, तो क्यों ना फिर इक्वल रेशियो थ्योरम का इस्तेमाल किया जाए, अगर सपोज उसका यूज, मतलब अगर वो टॉपिक में है ही तो। वैसे नहीं रहता तो इसके पहले का एक्सरसाइज जैसे हम लोगों ने किया वैसे भी मैंने आपको करके दिखाई दिया ना, ऐसा नहीं कि मैंने करके नहीं दिखाया। आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो। का है गुड़िया? समझ ल? चला तर नेक्स्ट एग्जाम्पल जाओ, नेक्स्ट एग्जाम्पल वर जाऊया आपण आता बघा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नाही त्याच्याच भाऊ आहे अजून, त्याच्याच भाऊ आहे अजून, ध्यान दे ध्यान दे। क्या? उसी का भाई, दूसरे का दूसरा। क्या कि अगर सपोज 5m माइनस n इक्वल्स टू 3m प्लस 4n, देन बताओ, बोलता है 3m प्लस 4n डिवाइडेड बाय 3m माइनस 4n। सेमच आहे रे, तसंच करावं लागेल ना इथे पण। कसं करणार? पहले एक तो ये अपने साथ बैठने लायक है नहीं, उसे बैठने लायक बनाना पड़ेगा, तो ही तो हम जाके उसकी दोस्ती कर पाएंगे और उस दोस्ती का कहीं ना कहीं यूज कर पाएंगे। बराबर है? तो क्यों ना पहले दोस्ती के लायक बनाया जाए। तो चलो 5m को मणिपुर वालों को मणिपुर वाले के पास लेके आओ तो -3m सर। अब नागपुर वालों को नागपुर वालों के पास लेके जाओ तो माइनस का प्लस n सर। तो 5 से 3 गया 2m सर, और 4n प्लस 5 5 नागपुरी सर। चलो तो ध्यान दे,
अब भाव m की वैल्यू पता कर लो, कितना नीचे में 5, n की वैल्यू डायरेक्ट, अब चाहो तो मैं वो भी बता सकता, चाहिए क्या नहीं, अब डायरेक्ट इक्वल रेशियो थ्योरम का यूज करते हैं, ठीक है। n की वैल्यू कितनी आएगी 2, जो इसके साथ रहती है वो कभी उसकी नहीं रहेगी, जो ये इधर है उधर ही, ठीक है, समझ रहे हो बात को। मतलब इससे हमें पता क्या चला, देयरफॉर m इक्वल्स टू कितनी बाड़ा 5 एंड n इक्वल्स टू कितनी का 2। कोई डाउट, कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो आप लोग बेशक। m की वैल्यू क्लियर है, n की वैल्यू भी क्लियर है, अरे कुछ डाउट आहे का थोडासा तरी। तो बघा मग आपण एक काय कर, आता झालं व्हॅल्यू मिळाली, देयरफॉर अगर सीधा सीधा मैं बताऊं तो 3m प्लस 4n, ध्यान देना वाला मैं जरा कहीं भटक ही गया था, 3m माइनस 4n, समझ रहे हो बात को, तो ध्यान दीजिए, बस वैल्यू पुट करना है, खत्म करना है। कैसे पुट करोगे रे सर, m की वैल्यू पुट कर देंगे बस, ठीक है भाई कर। m की वैल्यू कितनी है 5 है, प्लस 4, n की वैल्यू कितनी है 2 है, सर डिवाइड में भी है तो ठीक है ना भाई। 3m की वैल्यू कितनी है 5 है, माइनस 4, n की वैल्यू कितनी है 2 है, बस सन्ना पिकअप दन्ना एवरेज में आंसर आपके सामने रेडी है। 3 5 15, 4 2 8, 3 5 15, 4 2 8, क्लियर है। 15 प्लस 8 किती होतात रे 23 आणि 15 मधून 8 गेले किती रे, समझ रहे हो क्या, तो आपका आंसर आपके सामने रेडी है, 23 मधून 7 गेला नाही, 23 भागीला 7, समजलं का। आता याला तुम्हाला पाहिजे असेल तर त्या पद्धतीने पण मी करून देऊ शकतो, पाहिजे असेल तर, नाही पाहिजे म्हणा हा सत्यानाशी आहे म्हणा, काही नाही, पण एवढंच लक्षात ठेवाल की m बाय n करून टाकाल, म्हणजे तो काय बनेल 5 भागीला 2, मग 3 m सोबत आहेत आणि 4 n सोबत आहे, तर 3 बाय 4 सोबत गुणाकार करावा लागेल, ठीक आहे, म्हणजे तो होण्याला काय 3 5 15 आणि 4 दुने 8, मग भाऊ कॉम्पोनेंट डिव्हिडंड लावाल 3m प्लस 4n डिवायडेड बाय 3m मायनस 4n, म्हणजे काय 15 प्लस 8 आणि 15 मायनस 8, तर भाऊ तसाच झाला ना का 23 बाय 7, मर्जी तुमची, नाही करावं आहे म्हणा होत बस, समझ ला का, क्लियर हुआ। ये मैं हालांकि एक्स्ट्रा में बता रहा आप लोगों को बाय कंपोनेंडो एंड, मतलब ऐसा ना हो कि टाइम पे आप अगर कंफ्यूज हो भी जाओ, वैसे तो नहीं होंगे क्योंकि जहां तक हो सके इक्वल रेशियो थ्योरम बहुत आसान है, बस डायरेक्ट इक्वेट कर लो, कंपेयर कर लो, सन सन वैल्यू पुट करो, आंसर आ गया सर, हमको मत बताओ, क्लियर है ना, समझ रहे हो, हा बरा सोपा जातं, ठीक आहे, पण लॉजिकच्या हिशोबाने विचार कराल तर तो पण छानच आहे, फक्त एवढंच की थोड़ा जास्त दिमाग लावा लागतो है ना का। हाँ चलो, तो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ अगर सपोज मैं जाऊं, तो उसके पहले मैं अगर सपोज आपको एग्जांपल लिख के दूं तो बहुत अच्छा होगा। इफ क्या a की वैल्यू बाड़ा y प्लस जेड इक्वल्स टू b z प्लस x इक्वल्स टू c x प्लस y, हा इक्वल आहेत हे सगळे, तर त्याचा काय म्हणणं आहे, आउट ऑफ ए बी सी नो टू ऑफ देम आर इक्वल, ए बी आणि सी या तीनही पैकी कोणतेही दोन एकामेकांच्या इक्वल नाही आहेत, ठीक है ना, ध्यान दे, आर इक्वल आहेत म्हणते, इक्वल नाही आहेत नाही, इक्वल आहे कोणतेही दोन, मला एक गोष्ट सांग, हा बया समजते का आम्हाला, ए बी आणि सी यापैकी कोणतेही दोन एकामेकांच्या इक्वल आहेत म्हणते, कोणतेही दोन, म्हणजे भाऊ एबीसी पैकी चिमण्या एबीसी पैकी अगर ए इक्वल्स टू बी हे दोघ जण इक्वल आहेत, आणि मग भाऊ बी इक्वल्स टू सी हेही दोघ जण इक्वल आहेत, आणि मग बिचारा ए इक्वल्स टू सी हेही दोघ जण कोणते तरी दोन इक्वल आहेत ना, तर मग सप्पाचे सप्पा इक्वलच राहतील ना का, म्हणजे आम्हाला तो बोलून बया बनवण्याचा प्रयत्न करते, सांगण्यामागचा समजला का प्रश्न, तीन पैकी कोणतेही दोन इक्वल आहेत, तर प्रत्येकाची दोन दोनची जोडी बनवलं तर ते तिसरा वाला पहिल्या सोबत इक्वल आपोआप झाला ना का, झाला का नहीं झाला, समझ रहे हो बात को, तो बस आपको कुछ नहीं, वो शब्दों शब्दों का खेला रहता है, वो बोलते हैं ना कि वर्डिंग से दुनिया पलट जाती है करके और बर्बाद भी हो जाती है करके, वही चीज बाकी कुछ है ना, है कि नहीं, समझ रहे हो, कभी फुर्सत में बताऊंगा, आज चलो इसमें फोकस करते है ना। तो ये बात क्लियर हुई क्या बड़ा, है ना, तो देखो चालू करते हैं, तो इसके बुनियाद पे वो बोल रहा है कि देन क्या मनते शो दैट, देन शो दैट क्या बोल रहा है बड़ा
कि y माइनस जेड डिवाइडेड बाय a इंटू बी माइनस सी इक्वल्स टू z माइनस एक्स डिवाइडेड बाय b इंटू सी माइनस ए इक्वल्स टू x माइनस वाई डिवाइडेड बाय c इंटू a माइनस बी। कोई शक हो तो पूछ लो। कुछ है? कुछ लग रहा है आपको? तो मुझे बस इतना बता दीजिए। अभी आपको ये गिवन है, इसके बुनियाद पे ये फाइंड आउट करना है। अब इसमें सारा खेल अंडरस्टैंडिंग का है, ये समझ। सारा खेल किसका है? पूरा का पूरा अंडरस्टैंडिंग का। किस बुनियाद पे आप इन तमाम चीजों को प्रोसीड कर। देखो इसमें एक चीज ध्यान रखो बड़ा, कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे करें। चीजों को पकड़ लो अभी, ठीक है? अब देखो ये जैसे ये समझ लिया ना, उसके बाद के एग्जाम्पल आप अपने आप कर पाओगे। इसका मतलब ये नहीं कि आपको करना है, मैं ही करके बताऊंगा। समझ लो। आप ध्यान दें, सबसे मेन चीज इसका इस्तेमाल करके आपको ये चीजें बनानी है, बराबर है? तो इसके पास जिससे आपको बनाना है रे, हाँ, जिससे आपको बनाना है, इसी से बनाना है। तो क्या इसके नीचे ए बी सी ऐसा कुछ दिख रहा है क्या आपको? तो ऊपर है। क्लियर हुआ मैं क्या बोल रहा हूं? जो चीज बनानी है, ये नीचे में देखो ए भी है, बी भी है, सी भी है, बी भी है, सी भी है, ए भी है, सी भी है, ए भी है, बी भी है ना? मतलब क्या चीजें नीचे है? ए बी और सी। कहीं ना कहीं भाई, चाहे मल्टीपल रहे, सब्सट्रैक्शन रहे, डिवीजन रहे या एडिशन रहे, कुछ भी हो, लेकिन आपको ये जो चीजें ऊपर दिख रही है उसके नीचे है ना ए बी और सी के फॉर्मेट में। लेकिन हमें दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। देखो ना, इधर भी ए है, सी है, ए है, बी है, हर इक्वल रेशो के हिसाब से आपको दिख रहा है। मैंने देखा यहाँ पे, मेरे पास तो वैसा नहीं दिख रहा है। तो क्यों ना, जो चीजें है ही नहीं डिवाइड में, तो चलो उसी से डिवाइड कर लेते। जो चीजें नहीं है, तो कौन सी चीजें नहीं है बड़ा? तो क्या बोलोगे? डिवाइड ए बी सी टू बोथ, टू बोथ साइड। तो क्या होगा बड़ा? a डिवाइडेड बाय y प्लस जेड। लॉजिक को देखो मैं क्या बता रहा, ए बी सी इक्वल्स टू b इंटू जेड प्लस एक्स डिवाइडेड बाय क्या? ए बी सी इक्वल्स टू c इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय क्या? ए बी सी। कोई शक हो तो बताओ। समझ रहे हो बातों को कि नहीं समझे? समझ रहे हो ना? चलो, तो मैं क्या बोल रहा अभी, अब ये ऊपर में भी ए है, नीचे में भी ए है, मर नहीं सकता क्या? बिल्कुल मर सकता है सर, तो मार डालो। नीचे में बी है, ऊपर में भी बी है, मर सकता है सर। ऊपर में भी सी, नीचे में भी सी, मर सकता है सर। देखो इसका फायदा ये होगा, y प्लस जेड डिवाइडेड बाय बी सी हो गया, मानते हो बात को? इक्वल्स टू जेड प्लस एक्स डिवाइडेड बाय ए सी हो गया, इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय ए बी हो गया। यहां तक क्लियर हो क्या सारे बच्चे? यहां तक क्लियर हो? अब जरा सा गौर फरमाइएगा, कहां पे? जो हम लोग अभी भजन गाने वाले हैं उस पे। क्या भजन है वो? कि भाऊ मेरे को एक बात बता, अगर ये जो मुझे प्रूव करना है, उसमें अगर सपोज आप देखोगे तो a इंटू बी क्या लगता है आपको? ए बी लगता है। और a इंटू सी क्या लगता है? ए सी लगता है कि नहीं लगता? इसका मतलब ए बी और ए सी को पास में लाया गया होगा, ऐसे मैं बोल रहा क्या? नहीं समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये चीज समझ में है मैंने क्या बोला? कि पापा यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, तो इसको भी अगर सपोज जोड़ते हो, बी इंटू सी काय होते? बी सी। आणि बी इंटू ए काय होतोय? ए बी म्हणजे किंवा बी ए, ठीक आहे? अब सी इंटू ए काय होतोय? सी ए म्हणजे किंवा ए बी म्हणू शकता त्याला, ए सी, आणि सी इंटू बी बी सी। पहिले बी येतो मग सी येतोय, ठीक आहे? तर लक्ष दे, ह्या दोन्ही गोष्टी, तीनही गोष्टी प्रत्येक ठिकाणी वेगळ्या वेगळ्या आहेत। याचा मतलब काय झालं बाळा? बघ ए बी कुठे दिसते तुम्हाला तुमच्याकडे? ए बी हा, याचं मायनस केलं गेलं असेल एसी सोबत। क्लियर हुई क्या बात? क्लियर हुई क्या बात? ठीक है, तो पहले तोच तुम्हाला समजला ना, तर त्यावरच जरा लक्ष केंद्रित करा। ध्यान दीजिए बड़ा। तो ए बी को मैं माइनस कर रहा, ध्यान देना, ये कौन से रेशो के थ्योरम से? इक्वल रेशो के थ्योरम से। हाँ, अब ध्यान देना, ए बी को माइनस कर रहा एसी के साथ, ध्यान दो। तो एक्स प्लस वाई माइनस, ध्यान से देखना, जेड प्लस एक्स डिवाइडेड बाय
क्या ए बी माइनस ए सी है। टेंशन है नहीं, क्लियर हो रही क्या बात। अब ध्यान दे, मैं उसी को सॉल्व कर रहा हूं, मैं दूसरा टच भी नहीं कर रहा, ध्यान दे। हाँ देखो, अब ब्रैकेट खोलूंगा मैं तो माइनस सब में बटेगा, एक्स प्लस वाई माइनस जेड माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, अब ये इसके पास भी है, ए इसके पास भी है, तो बचेगा क्या बड़ा, ए बी माइनस सी है सर। हासिल हो गई सर मंजिल सर, आधी आधी बची हुई का सर आप बीच कर लो। भाव मेरे को एक बात बता, प्लस एक्स माइनस एक्स सरेआम मर गया, तो भाऊ बचा क्या, y माइनस जेड डिवाइडेड बाय ए बी माइनस सी। कोई शक, समझ रहे हो, ये तो पहला वाला मिल गया ना रे। तो जो चीज आपने पहले वाला मिलाने के लिए आपने प्रोसीड किया था, सेम चीज कहीं ना कहीं हम लोग दूसरा मिलाने के लिए कर सकते हैं। तो दूसरा मिलाने के लिए मैंने क्या सीखा यहाँ से कि भाऊ बीसी माइनस ए बी मैं करूंगा तब जाके होगा। अब बीसी कौन से इसका हिस्सा है, बीसी कहाँ पे है, ये है, और साथ में साथ ए बी, मतलब इसको और इसको दोनों को अलग अलग इंटरप्रेट करना पड़ेगा। नहीं समझे, ऊपर से जा रहा है, समझा ना। तो मुझे एक बात बताओ सीधा सीधा, कुठे होतो ग मी, बघा रे मित्रांनो बाळांनो सगळे जण, हाँ, देखो देखो, अब बीसी और ए बी, ठीक है। अय खुशे खुशे बघ रे बाळा, तुला काय बीसी आणि ए बी यांना काय करणे आहे, जवळ आणावं लागेल, पण बीसी मधूनच एबी मायनस करायचे हे लक्षात ठेवा। जर एबी मधून बीसी मायनस केला गेल्या, बघा कोणापासनं काय मायनस करणं आहे ते आधी डिक्टेट करायचं, आणि ते तुम्हाला आधीच सांगितलं मी कसं काय करायचं। ओके चलो ध्यान दे, अब बीसी माइनस ए बी करना है, मतलब बीसी कहां पे है, ये तो ये y प्लस जेड माइनस, डायरेक्ट करूं मत करता, नहीं करता, ए बी क्या है, ए बी एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय क्या होगा, बीसी माइनस ए बी। कोई शक, अब बचाई क्या है रे, माइनस खुलेगा तो सब में बैठेगा, y प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय कॉमन बी, और बचा क्या, c माइनस ए। अरे सर आधी मंजिल मिल गई सर। तो बस बचा क्या फिर अभी, क्या क्या मरा रे, y और y मरा, तो z माइनस एक्स डिवाइडेड बाय बी सी माइनस ए। सर मिला कि नहीं मिला, चल ध्यान दे, तीसरा क्या है, ए सी माइनस बी सी। अच्छा तो इसमें कैसे करना, ये हालांकि आपको मैंने लिख के नहीं दिया, लिख के दे देता, इसमें भी लिखना था आपको क्या, कि सबस्ट्रैक्ट, ऐसे बोलना था, सबस्ट्रैक्ट किसको, सबस्ट्रैक्ट ए सी फ्रॉम ए बी, असं म्हणायचं, सबस्ट्रॅक्ट ए सी फ्रॉम ए बी। ओके बाळा, आणि इथे पण काय म्हणाल, सबस्ट्रॅक्ट ए बी फ्रॉम बी सी असं लिहायचं। हा तर मग इकडे काय लिहाल, सबस्ट्रॅक्ट ए सी फ्रॉम बी सी, क्लियर है। चलो फिर प्रोसीड करते हैं हम लोग। एसी काय आहे बाळांनो, बघा बरं, एसी कुठे आहे रे, झेड प्लस एक्स डिवाइडेड बाय ए सी माइनस, काय करत आहो का मी, एक मिनिट, एक झेड प्लस एक्स माइनस काय, वाय प्लस झेड, थोडासा कन्फ्युज झालो मी, हा ठीक आहे, आणि मग खाली काय राहणार, एसी माइनस बीसी, समजलं, काय डाऊट, मी थोडा कन्फ्युज झाला, तुम्ही बरोबर आहात ना भाऊ, चला तर मग झेड प्लस एक्स मायनस वाय मायनस झेड डिवायडेड बाय एसी मधून काय कॉमन निघालं, सी, तर राहिलं काय, ए मायनस बी, मेला कोण गा, जेड आणि जेड गेला, तो बचा क्या फिर आपके पास, एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय सी इंटू ए माइनस बी। कोई शक हो तो बिल्कुल पूछो। तो यही तो आपको इक्वल बताना था ना, देखो आपके सामने रेडी है, प्रूव तो हो गया। कोई ये बात समझ पाया, नहीं समझा, समझ में आया, देखो मतलब इसमें जनरली अगर सपोज देखोगे ना बड़ा आप लोग, तो कहीं ना कहीं कुछ लॉजिक्स का
कुछ बेसिक का इस्तेमाल करना पड़ा होगा। देखा आपने कि भाई कौन सी चीज कैसे हो सकती है, ये पहले ही समझ के और मैं उसमें क्या प्रोसीजर कर सकता हूं, ये आपको पहले ही सोचना पड़ेगा ये चीज समझ। उसके लिए थोड़ा कहीं ना कहीं प्रैक्टिस जरूरी है। तो इसकी जम के प्रैक्टिस करो। यही एग्जाम्पल यही एग्जाम्पल मेरे को 3 टाइम चाहिए बेटा। कितना एग्जाम टाइम चाहिए? 3 टाइम्स। एक बार अच्छे से अपने पास लिख लेना, बाकी 2 बार अपने हिसाब से करना। बाकी तो पूरा का पूरा जितना पढ़ाया है वो तो चाहिए ही चाहिए, और ये मुझे 3 टाइम चाहिए। कल बराबर ईमानदारी से चेक करना, ठीक है? तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। बाकी रिमेनिंग वाला जो एग्जाम्पल है, ठीक है, अगर हो सके आपको वक्त मिले तो सामने का एक तो भी एग्जाम्पल सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, और अगर कोई नए बच्चे अगर हमें देख रहे होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।